Hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir and we are continuing legal terminologies for the post of J&K High Court Junior Assistant. This is our lecture 12th and this is the fourth or fifth part. Sorry, this is I think the fifth part for the portion of legal terminologies, and as per I have disclosed that unto this lecture we were putting kind of pressure on the side of criminal one, but now we'll try to stress upon the side of civil one. I mean to say civil cases, and at the end we'll be doing the miscellaneous terminologies. तो उसमें उर्दू वगैरह भी आ जाएंगी, जो बची कुची होंगी वो भी उसमें आ जाएंगी, जो मिसलेनियस होती हैं जो बाकी इस्तेमाल होती हैं वो उसमें आ जाएंगी. आज से मैं सिविल साइड के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस करने जा रहा हूँ. ठीक है जी, करते हैं शुरू. पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी सूट. ये कौन सा सूट है जी? लड़कियों कौन सा सूट है ये को पहनने वाला है? नहीं. देखिए तीन टर्म्स होती हैं सिविल साइड पे. थ्री टर्म्स ऑन द सिविल साइड: सूट, प्लेंट, पिटीशन. हम इसको उल्टा पढ़ेंगे. देखिए पहले पिटीशन पढ़ते हैं. पिटीशन क्या होता है? A petition in law is a formal written request for the court order or other legal action. क्या मतलब हो गया इस चीज का? देखिए मैं अदालत में गया, मैंने अदालत को एक एप्लीकेशन दी किसी भी केस में. ठीक है जी, वो क्या हो गया हमारा? वो पिटीशन होगी. अब इस एप्लीकेशन के साथ जब मैं दो चार डॉक्यूमेंट्स और लगाऊंगा जिसकी बिना पर मैं इस एप्लीकेशन को प्लीड करवाऊंगा किसी वकील से कोर्ट के अंदर. ठीक है जी, ये सारे को हम कहेंगे प्लेंट. ठीक है जी. अब ये प्लेंट, पिटीशन और उसके बाद बहस मुबाहिसा जो होता है ना, बहस वगैरह. ठीक है, प्लीडिंग. ठीक है, ये सारी चीजें. डिफेंस, जो तो केस में डिफेंडेंट आता है वो जवाब देता है. ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर सूट बनाती है. क्या बनाती है? सूट बनाती है. सूट का मतलब होता है कि केस बनाती है. ठीक है जी. इसके बाद हमारा आ जाता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में. इससे पहले आपको फिर से आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं. देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पिटीशन. जब भी हम कोर्ट के अंदर कोई फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या देते हैं? पिटीशन. जैसे आप जाते हो ना थाने में दरखास्त देते हो कि सर जी उसने मुझे मारा पीटा, तो एक आप एप्लीकेशन देते हो थाने में. ऐसे ही एप्लीकेशन जब आप सिविल सूट में कोर्ट में देंगे हम उसको पिटीशन कहते हैं. ठीक है जी, सिंपल है. अब उस पिटीशन के साथ जब आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, मान लीजिए अपने जमीन का केस है, उसमें आपने पिटीशन डाली, तो उसके साथ आप कुछ जमीन की कागजात भी लगाएंगे. जैसे आपने लगा दी गिरदावरी लगाई. ठीक है जी. उसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट लगाया, जैसे मान लीजिए और जैसे शजरा नसब लगाया, कोई नोटिस लगाया. ठीक है, कोई फॉर्म लगाया, जो भी मतलब आपके केस को जिससे मदद मिलती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप लगाते हैं. ठीक है जी, तो वो सारा मिलके क्या बना देता है? ये पिटीशन प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलके क्या बना देता है? ये आपका प्लेंट बना देता है. प्लेंट बन जाती है ये. ठीक है, सब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह. अच्छा, इस प्लेंट में आपकी कोर्ट फीस भी आ जाएगी, है ना. इसके साथ जब आप यहाँ पर कोर्ट फीस भी लगाएंगे, कोर्ट फी क्या होती है मैं बाद में आपको समझाऊंगा. ठीक है, ये सारी चीजें मिलाकर प्लेंट आपने दायर कर दिया. आपका केस दायर हो गया. अब केस में बहस होती है, रिटर्न स्टेटमेंट आती है, डिफेंस आता है. सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? सूट बनाती है. सूट बनाती है. ठीक है जी, सारे को हम क्या कहते हैं? सूट कहते हैं. क्वाइट इजी, नथिंग इज very much to be
स्ट्रेस्ड ऑन, एक बार पढ़ लीजिए, प्लेंट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट इनिशिएट्स ए सिविल लॉसूट को शुरू करने के लिए इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। इट कंटेन्स द प्लेंटिफ्स क्लेम, ग्रीवियंसेस, फैक्ट्स, सपोर्ट देयर केसेस। याद रखना, यहाँ पिटीशन में सिर्फ एप्लीकेशन होती है कि आपने सर आप फलां के चीज के लिए ऑर्डर दे दीजिए, फलां काम के लिए मुझे परमिशन दे दीजिए। लेकिन प्लेंट में क्या होता है, आपका ग्रीवियंस, आपके फैक्ट्स, ठीक है, आपका क्लेम, सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। फिर उसमें कोर्ट फीस वगैरह सारा कुछ होता है, ठीक है। और सूट क्या है, सूट क्या है, जिसमें ये प्लेंट, ये पिटीशन, ठीक है, और इनमें सारी जो प्रोसीडिंग चलेगी, ट्रायल वगैरह होगा, सारा कुछ, उसको हम सूट कह देते हैं। प्लेंटिफ कौन होता है, जो प्लेंट डालता है। प्लेंट डालने वाला इन द सेंस प्लेंट करने वाला, जैसे दरखास्त देने वाला एप्लीकांट हो गया, एप्लीकेशन कहते हैं दरखास्त को, तो अब दरखास्त देने वाला एप्लीकांट। ऐसे ही प्लेंट हमने समझ लिया क्या होता है, तो प्लेंट डालने वाला कौन हो गया, प्लेंटिफ, ठीक है। प्लेंटिफ इज अ पर्सन और एंटिटी दैट इनिशिएट्स अ लीगल एक्शन और क्लेम अगेंस्ट द पार्टी कॉल्ड द डिफेंडेंट। जो डिफेंडेंट के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लेता है या क्लेम करता है, ठीक है जी। फिर आ जाता है डिफेंडेंट, जिसके खिलाफ प्लेंटिफ डालता है, ठीक है। डिफेंडेंट इज अ पर्सन और एंटिटी दैट इज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, ठीक है जी, जिसके खिलाफ प्लेंट डाली जाती है, जिसके खिलाफ केस किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंडेंट कहते हैं। पिटिशनर, जो पिटीशन डालता है, जो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए ए ने पिटीशन डाली कोर्ट के अंदर, उसने कहा कि सर बी को आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए मकान बनाने से, क्योंकि वो जमीन मेरी है, इसके ऊपर मैं प्लेंट बाद में डालूंगा, तो फिलहाल मैं पिटीशन डालता हूँ, क्या आप उसको रोक दीजिए। जब ए ने बी के खिलाफ पिटीशन डाली, तो ए क्या बन गया, पिटीशनर, बी क्या बन गया, बी बन गया रिस्पोंडेंट, ठीक है जी। मैंने किसी के खिलाफ, मैं आपको और वजाहती तरह से बताता हूँ, मैं ए हूँ, मैंने बी के खिलाफ केस किया कि सर इसके जो जमीन मकान कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये मेरी जमीन में कर रहा है, थोड़ी सी मेरी जमीन आ रही बीच में, इसलिए आप स्टे कर दीजिए। तो मैंने क्या डाली, पिटीशन। अब इसके बाद स्टे के बाद फिर मैं, मतलब वो वहां से जवाब देगा, रिटन स्टेटमेंट देगा, है ना, फिर मैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के सारा करा के, तो मतलब वो मेरा एक ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, प्लेंट बन जाएगा। वो जो मैंने पिटीशन डाली थी वही ऑटोमेटिकली प्लेंट बन जाएगा जब मैं उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाऊंगा, ठीक है। और जब उसका सारा प्रोसेस चलेगा, ट्रायल वगैरह, तो जजमेंट आने तक जो प्रोसेस चलेगा उसको हम पूरा लॉ सूट कहते हैं। वो सारा सूट हो गया, बात आ रही समझ में, इजी सा मसला है। तो पिटीशन डालने वाला पिटीशनर, रिस्पोंडेंट उसका जवाब देना होगा। याद रखना, पिटीशनर का अपोजिट रिस्पोंडेंट है, प्लेंटिफ का अपोजिट डिफेंडेंट है, पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है, ये बात पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। रिस्पोंडेंट इज द पार्टी बीइंग सूड और ट्राइड। सूड मतलब जिसके खिलाफ केस किया जाता है। डिग्री होल्डर, मैंने डिग्री आपको पढ़ाया था, क्या होता है डिग्री, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि क्या होता है, ठीक है जी। जब मैंने डिग्री पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था कि डिग्री जो होता है, वो ऑर्डर जो होता है, वो सिर्फ मतलब हर डेट पे जो कोर्ट बोलता है उसको ऑर्डर कहते हैं। प्लस डिग्री वो होता है जजमेंट से पहले, जजमेंट से पहले इन द सेंस कि पूरा केस में ट्रायल वगैरह सारा जो लास्ट में जो कोर्ट ऑर्डर देता है कि हाँ भाई, मान लीजिए आपको और समझाता हूँ, ए ने बी के खिलाफ केस किया, ठीक है, हर तारीख पे ऑर्डर आ रहा है, ये है वो है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो भी लास्ट में कोर्ट ने कहा कि ए जो है, मान लीजिए बी हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहा था, ए उसको रोक रहा था, बात चलती रही, लास्ट में कोर्ट ने कहा कि ए को हाउस कंस्ट्रक्ट करने दो, ठीक है। हर ऑर्डर पे ये कुछ मतलब ए भी डॉक्यूमेंट लाता रहा, बी भी डॉक्यूमेंट लाता रहा, वो जो हर डेट पे कार्रवाई होती रही, वो ऑर्डर थे, वो छोटे छोटे वो क्या थे, वो ऑर्डर थे कोर्ट के, मतलब जो कार्रवाई होती रही उसको जब कोर्ट लिखता रहा, साइन करता रहा, वो ऑर्डर बनते रहे, ठीक है, उनको हम ऑर्डर कहते हैं। लेकिन जब कोर्ट लास्ट में फैसला देता है कि ए को घर बनाने दो, तो ये ए को जो परमिशन मिली घर बनाने की, उसका राइट डिटरमाइन कर दिया कोर्ट ने, तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया डिक्री कह दिया, ठीक है जी, इसको हमने डिक्री कह दिया। फिर उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस का निचोड़ निकाल कर एक पूरा चिट्ठा लिखा गया, इसको हमने जजमेंट कहा, ठीक है जी। ऐसे ही जिसके फेवर में डिक्री आती है, याद रखना, जिसके फेवर में डिक्री आती है उसको हम डिक्री होल्डर कहते हैं, और जिसके खिलाफ डिक्री आती है उसको हम जजमेंट डेटर कहते हैं। जिसके फेवर में डिक्री आती है उसको हम डिक्री होल्डर, और जिसके खिलाफ डिक्री आती है उसको हम जजमेंट डेटर कहते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। द डिक्री होल्डर इज अ पर्सन हु रिसीव्स अ डिक्री और एन ऑर्डर कैन बी एग्जीक्यूटेड इन देयर फेवर या इन हिज फेवर, तो उसको हम डिक्री होल्डर कहते हैं, ठीक है।
जिसके खिलाफ आती है उसको जजमेंट डेटर कहते हैं। मतलब यहाँ ए ने बी के खिलाफ केस किया था कि बी इलीगल मकान बना रहा है, ठीक है, तो किसके फेवर में आई डिग्री, बी के, कि बी को मकान बनाने दो। मान लो यहाँ पर बी के फेवर में डिग्री आई कि बी को मकान बनाने दो, तो बी क्या हो गया, डिग्री होल्डर, ये क्या हो गया, जजमेंट डेब्टर, ठीक है जी। फॉरेन कोर्ट, ए फॉरेन कोर्ट इज ए कोर्ट A foreign court is a court located outside India that is not established or maintained by the central government. The term foreign judgment refers to judgment made by the foreign court. याद रखिएगा, दोनों का इसी में आ गया। खैर, फॉरेन कोर्ट किसको कहते हैं कि जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश ना किया हो या मेंटेन ना किया हो। कोई भी कोर्ट जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको मॉनिटर ना करती हो या उसने एस्टेब्लिश ना की हो, उसको हम फॉरेन कोर्ट कहेंगे, ठीक है जी। और ये कहाँ होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए हिंदुस्तान के बाहर अरब की एम्बेसी में इंडिया ने एक कोर्ट एस्टेब्लिश की है, ठीक है, ताकि यहाँ के जो इंडिया के नागरिक वहाँ हैं वो कोई गलत क्राइम वगैरह करें, कुछ भी करें तो उनको केसेस देके जाए, तो वो फॉरेन कोर्ट नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो इंडिया ने एस्टेब्लिश की है सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। तो अगर इंडिया ने कोई कोर्ट आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश किया तो वो इंडियन कोर्ट ही मानी जाएगी, लेकिन अगर इंडिया ने कोई कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं किया आउटसाइड इंडिया और कोई और कोर्ट है वो उसको फॉरेन कोर्ट कहा जाएगा, ठीक है जी। और फॉरेन कोर्ट से जो जजमेंट आती है किसी भी केस में उसको हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। अब आ जाता है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, पेक्यूनियरी रिलेटेड होता है पैसे के, पेक्यूनियरी इज रिलेटेड टू मनी। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं कोर्ट को कितनी पावर है, किस हद तक पावर है, कितने पैसे की, मतलब कितने कीमत के मतलब एसेट्स को, मतलब कितनी कीमत की प्रॉपर्टी को या पैसे को कोर्ट सुन सकता है। मान लीजिए एक कोर्ट है मुंसिफ कोर्ट, इसकी मतलब इसकी हद है 10 करोड़, कि 10 करोड़ से ऊपर का कोई, मतलब अगर 10 करोड़ के ऊपर की कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसका केस है तो ये कोर्ट नहीं सुन सकती, ठीक है जी। तो 10 करोड़ से नीचे जो केस आएंगे ये कोर्ट सुन सकती है। तो इसकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कितनी है, 10 करोड़ की, ठीक है। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन मतलब कि किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत के लिहाज से आपके पास कितनी ताकत है, किस हद तक ताकत है, आप केस सुन सकते हैं। अगर आपके पास ताकत है कि आप 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी, मान लीजिए 2 मकान है उनकी कीमत 10 करोड़ है, अगर उनका कोई डिस्प्यूट है जज साहब सुन सकते हैं। अगर उससे ऊपर है तो जज साहब नहीं सुन सकते। तो जज साहब की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, 10 करोड़ की, ठीक है। ये होती है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। डेफिनेशन पढ़ लेना। मेजने प्रॉफिट, मेजने प्रॉफिट is a sum of money paid to a person who has the right to immediate occupation of land by someone in possession of the land without permission. It is calculated the value। देखिए मेजने प्रॉफिट इसको कहते हैं, ये ए है, ये सारी जमीन ए की है, ठीक है। ए को छोड़ो यहाँ से, ए को पहले यहाँ से बाहर निकालो, वो इसलिए निकालो, ये सारी जमीन ए की है और ए रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये रहता है अमेरिका में और इसकी जमीन है इंडिया में इतनी बड़ी है। तो यहाँ पर बी सी डी आके ई आके मकान बना लेते हैं, रह रहे हैं। 10-15 साल के बाद ए वापस आता है और कहता है ये जमीन मेरी है तो मुझे दो। अच्छा, ये लोग यहाँ पे कोई 20-20 साल से रह रहे हैं, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि आप इसको वापस, इन्हें जमीन वापस भी देगी, लेकिन अब जो 20 साल ये लोग इसकी जमीन पर रहे हैं, 20 साल जो इसकी जमीन पर रहे हैं, ये कहता है मुझे उन 20 सालों को किराया भी दो, और इनको वो किराया देना पड़ेगा, और वही होता है मेजने प्रॉफिट। उसी को हम क्या कहते हैं, मेजने प्रॉफिट कहते हैं, उसी को हम मेजने प्रॉफिट कह देते हैं, ठीक है जी। कि अगर कोई इंसान इलीगली किसी की प्रॉपर्टी ऑक्युपाई करता है, उस प्रॉपर्टी को जितने टाइम उसने यूज किया उतने टाइम को उसको किराया देना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मेजने प्रॉफिट कहते हैं। फिर आ जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, कोई जो लीगली आपको कहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। देखिए अगर मेरा कोई केस है, मुझे एक वकील कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वकील एक तरीके का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे वो उसकी बात ही की जा रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी डेथ हो जाती है, अब मेरे फेवर में या मेरे बदले में वहां कौन लड़ेगा कोर्ट में, वहां पे क्या मतलब वहां पर कौन मेरे को डिफेंस दिखाएगा या मेरे फेवर में वहां बात करेगा, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। मान लीजिए मैं मर गया
तो मेरे वालिद साहब जिंदा है या मेरा भाई जिंदा है, ठीक है जी, तो वो मेरे बदले कोर्ट में जाकर बात करते हैं मेरी, ठीक है, तो वो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन एंटिटी अंडर लीगल अथॉरिटी पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू देयर प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट, ठीक है जी, इसको कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब आ जाता है नेक्स्ट, रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस क्या होता है, देखिए रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा इनको थोड़ा साथ में पढ़ा जाता है, दोनों को साथ साथ पढ़ा जाता है, ठीक है जी। जब भी कोई केस चल रहा है कोर्ट में, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये कोर्ट है, यहाँ ए और बी के बीच में एक केस चल रहा है, ट्रायल चल रही है। ए ने यहाँ केस किया है, बी के खिलाफ किया है, ठीक है जी, केस चल रहा है चल रहा है चल रहा है चले जा रहे हैं। अब बी उठता है, यही यही फैक्ट्स, यही कॉज ऑफ एक्शन, यही चीज लेकर उठकर चले जाता है दूसरी कोर्ट में, ठीक है, और यहाँ बी क्या करता है, ए के खिलाफ केस कर देता है। ध्यान से सुनना, एक कोर्ट में केस चल रहा है जहां ए ने बी के खिलाफ केस किया है, ठीक है, जहां ए ने बी के खिलाफ केस किया है, ठीक है, और केस चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, जजमेंट वगैरह नहीं है ये कुछ भी, ठीक है। अब बी, यहाँ से बी उठता है, बी जाकर एक और दूसरी कोर्ट में ए के खिलाफ केस कर देता है, और वही जो यहाँ पर इशू है वही वहां पर भी इशू है, जो फैक्ट्स यहाँ पर, जिन फैक्ट्स के ऊपर लड़ रहे हैं वही वहां पर भी वही फैक्ट्स हैं, लेकिन वहां बी ए के खिलाफ कर देता है, यहाँ ए ने बी के खिलाफ किया, मवाद जो है, रीजन जो है केस का दोनों जगह एक ही। तो इस कोर्ट के ऊपर रेस सब जुडिस लग जाएगा, सब जुडिस लग जाएगा। रेस सब जुडिस मतलब स्टे ऑफ सूट, मतलब कि आप जो है बी की जो प्लेंट है या पिटीशन है उसको मत सुनिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई मत कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ये कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है जी, इसलिए आप इसके ऊपर कोई एक्शन मत लीजिए। तो ये कोर्ट क्या करेगा, ये कोर्ट एक्शन नहीं लेगा और यहीं पे केस चलेगा, ठीक है, जब तक केस सॉल्व होगा फिर उसके बाद देखा जाएगा। ये आगे एक बात, res sub judice is a Latin phrase that means under judgment, under a judge. It's a legal principle that prevents the same case from being tried in multiple courts at the same time. The doctrine is also known as the stay of suit. इसको stay of suit भी कहते हैं। Important है, पूछा जा सकता है। Res judicata क्या होता है? देखिए, दोबारा से समझाता हूँ एक और चीज। एक्स वाई के खिलाफ केस करते हैं, एक्स ने वाई के खिलाफ केस किया कि वाई जो है वो मेरे बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाता, नहीं वो छोड़ो, आपने मेरे खिलाफ केस कर देना फिर कि वाई जो है वो एक्स की जमीन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब ये केस सारा चला, इस केस का आंसर भी आ गया, सॉल्व हो गया केस। वाई उठता है, वाई के खिलाफ है केस, जो जजमेंट है वाई के खिलाफ है, वाई उठता है, यही सारी चीजें उठाकर वापस से कोर्ट में दोबारा से केस कर देता है, तो ये केस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी जजमेंट आ गई है, ये केस ऑलरेडी जज हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी एडजस्ड है, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी को हम रेस जुडिकाटा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, रेस जुडिकाटा कहते हैं। तभी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ। रेस जुडिकाटा इज लैटिन फ्रेज दैट मींस अ थिंग एडजस्ड। इट्स a legal doctrine that prevents parties from regulating a claim or defense that has already been decided. The doctrine is known as claim preclusion. Claim preclusion. Claim preclusion का क्या मतलब हो गया? Claim preclusion का मतलब हो गया कि जो क्लेम आप कर रहे हैं उसको हमने पहले ही डिसाइड कर दिया, वो प्रीक्लूड हो चुका है, ठीक है जी, उस पे अब जोर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, उस पे जोर देने की अब जरूरत नहीं है, कोई नया मतलब नहीं है।
अब आ जाता है नेक्स्ट स्पेशल लीव। व्हाट इज स्पेशल लीव? स्पेशल लीव इज अ पीरियड ऑफ टाइम अवे फ्रॉम वर्क स्पेसिफिक। देखिए लॉ के टर्म्स में स्पेशल लीव अगर आप इसका जर्नल मीनिंग निकालोगे तो उसका मतलब होता है कि स्पेशल परमिशन। लीव का मतलब क्या होता है? परमिशन। स्पेशल परमिशन कहते हैं इसको, स्पेशल। तो लीव का मतलब क्या है यहाँ पर? परमिशन है, ठीक है जी, स्पेशल परमिशन, ठीक है। जब भी कोर्ट के अंदर कोई ऐसा मसला आ जाता है जिसमें मतलब किसी पार्टी को कोई स्पेशल फेवर चाहिए होता है, मान लीजिए किसी की अगर कोई डेथ हो गई, ठीक है जी, अब एक मुलजिम है, उसको अंदर कैद रखा हुआ कोर्ट में, उसको छोड़ ही नहीं सकते, उसको जमानत हो ही नहीं सकती किसी भी लॉ के अंडर। अब उसके घर में किसी की डेथ होगी तो वो क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा कोर्ट को कि मुझे एक स्पेशल लीव दीजिए, स्पेशल परमिशन दीजिए, ताकि मैं अपने मतलब जो घर में डेथ हुई जो मेरा प्यारा है उसके फ्यूनरल में मैं कम से कम शिरकत कर सकूं, है ना, उसके फ्यूनरल में मौजूद हूँ, ठीक है। तो उस परमिशन को, जो परमिशन कोर्ट वहां पर देता है उसको फ्यूनरल में जाने के लिए, उसको स्पेशल लीव कहते हैं। कंपनसेशन। व्हाट इज कंपनसेशन? देखिए मैंने आपकी, मान लीजिए मेरे पास गाड़ी थी, मैंने आपकी बाइक ठोक दी, आपकी बाइक टूट गई, ठीक है जी, आपकी बाइक का नुकसान हो गया, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत शोर आ रहा हो प्लीज उसको अवॉइड करना। साथ में एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उस वजह से बंद भी रखना पड़ रहा हो, इको भी हो रहा है, उसको थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। I'm very amicably saying this sorry to the inconvenience that is being happened that is happening to you. Sorry, ध्यान कहीं हो रहा है। The inconvenience that is happening to you, I'm amicably pardoning that one because construction चल रही है, मैंने आपको बता दिया। तो कंपनसेशन की बात कर रहे थे, तो उसको अवॉइड करना है, उसको दिमाग से निकालना है, इसको जो इनकन्वीनियंस है। तो मान लीजिए मैंने गाड़ी से एक बाइक को टक्कर मार दी, बाइक वाले की बाइक टूट गई। अब जो बाइक वाले का नुकसान होगा उसकी जो मैं भरपाई करूंगा पैसे से, वो पैसा क्या है? उसको कंपनसेशन है। वो पैसा क्या बनेगा? कंपनसेशन बनेगा उसके लिए। तो मैं उसको ऐसे मतलब किसी भी नुकसान की या इंजरी की भरपाई करने के लिए आप जो देते हो उसको कंपनसेशन कहते हैं। क्वाइट सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। रेमेडी। व्हाट इज रेमेडी? रेमेडी क्या होता है कि किसी भी नुकसान को भरने के लिए जो आपके पास ऑप्शन हो। कंपनसेशन रेमेडी में फर्क भी बताऊंगा। देखिए मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो मेरे हाथ में कुछ ब्लेड था तो उसका मुंह यहाँ से फट गया, ठीक है। अब क्या मैं पैसे देकर उसका वो मुंह भर सकता हूँ? नहीं। तो वहां पर कंपनसेशन नहीं चलेगी, वहां पर रेमेडी चलेगी। क्यों? क्योंकि रेमेडी ये होगी कि मैं वहां पर स्टिचेस वगैरह लगा दूं उसको, है ना। एक सेकंड, मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा जब तक थोड़ा शोर कम करेंगे। ओके जी। तो रेमेडी क्या हो गया? रेमेडी हो गया किसी के नुकसान की भरपाई करना। कैसे? मतलब जो 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 उस जगह पर उस चीज के लिए वो चीज भी फिटिंग हो। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ब्लेड से मुंह कट गया, मैंने स्टिचेस लगाए। स्टिचेस क्या थे उसके फेस के लिए? रेमेडी थी, कंपनसेशन नहीं थी। कंपनसेशन क्या होगी? मैं उसको 1 लाख रुपया दूंगा। स्टिचेस लगवाने के बाद उसके इलाज के लिए जो उसको 1 लाख रुपया दूंगा वो कंपनसेशन है। जो मैंने उसको स्टिचेस लगाए वो रेमेडी है, ठीक है। मैंने मान लीजिए मैंने कुछ पेन मारा अपने फोन के कैमरा पे, कैमरा टूट गया। अब मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? मैं एक कैमरा लाऊंगा, उसको फिक्स करूंगा, वो एक रेमेडी है। फिर उसके बाद मान लीजिए मेरा दोस्त का फोन था, मेरा फोन नहीं था, मैंने पेन मार के कैमरा तोड़ दिया। मैंने कैमरा लाया दूसरा, मैंने उससे वीडियो बनाई, तो दूसरा कैमरा क्या बना? रेमेडी। और फिर जब मैं उस दोस्त को पैसे दूंगा इस फोन के, वो क्या बन जाएगा? कंपनसेशन बनेगा, ठीक है। कंपनसेशन होता है आप जो उस नुकसान की भरपाई करते हो, ठीक है। रेमेडी क्या होता है? रेमेडी क्या होता है कि आपने उस इंजरी को ओवरकम करने के लिए या फिर उस नुकसान को ओवरकम करने के लिए, अगर आप जब कोई मतलब वो कहते हैं ना जुगाड़ करते हो, किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए जो आप कोई जुगाड़ करते हो उसको रेमेडी कहते हैं। और किसी नुकसान की जब आप भरपाई करते हो पैसे वगैरह जिस मर्जी से, उसको हम कंपनसेशन कहते हैं। सिमिलर है, सेम नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री क्या होती है बता चुका हूँ। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री मतलब जब डिक्री आ गई, किसी भी केस में डिक्री आ गई तो उस डिक्री को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। मान लीजिए मैंने केस किया था बी के खिलाफ कि बी मकान नहीं बनाएगा, ठीक है जी। अब क्या हुआ? बी का मकान ना बनाने की हिदायत दे दी कोर्ट ने, या बी को मकान बनाने की हिदायत दे दी कोर्ट ने, कि बी को बोला कि भाई तू जा मकान बना, कोई मसला नहीं, झूठ बोल रहा है, जो भी केस किया है।
तो बी के फेवर में आई डिग्री, डिग्री होल्डर आ गया बी, ठीक है। अब जब इस डिग्री को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जब ये बी जाकर मकान बनाना शुरू करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। डिग्री को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ डिग्री ऑफ एग्जीक्यूशन, ये थोड़ा सा टिपिकल है, टेक्निकल है। देखिए जल्दी जल्दी समझाऊंगा आपको ये चीजें, कितना टाइम भी नहीं है। ए में बी के खिलाफ केस किया, ठीक है। बी कहाँ रहता है, बी की जमीन जो है वो कहाँ पे है, जम्मू में है। ए कहाँ रहता है, कश्मीर में, और कश्मीर की कोर्ट में ये केस चल रहा है। कोर्ट कहाँ चल रहा है, केस कहाँ चल रहा है, कश्मीर की कोर्ट में, ठीक है जी। कश्मीर की कोर्ट में केस चल रहा है, और यहाँ बी के फेवर में डिग्री आई, बी मतलब बी यहाँ पर मकान बना रहा था और ए इसकी मुखालफत कर रहा था, ठीक है। अब बी के फेवर में डिग्री आ गई, बी के फेवर में डिग्री आ गई। कश्मीर की कोर्ट ने कहा कि बी को तू जा जम्मू में मकान बना, ठीक है। अब जम्मू में उसको मकान बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो कश्मीर की कोर्ट क्या करेगी, एक मैसेज देगी किसको, जम्मू की कोर्ट को, और बोलेगी कि जो मैंने डिग्री दी है इसके फेवर में ये आप एग्जीक्यूट कराओ, क्या कराओ, एग्जीक्यूट कराओ, लागू कराओ, इंप्लीमेंट कराओ, इसको मकान बनाने में मदद करो। तो ये जो कोर्ट दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर करता है डिग्री कि आप इसको इंप्लीमेंट कराओ, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ डिग्री, ट्रांसफर ऑफ डिग्री कहते हैं इसको, ठीक है जी। इसको हम ट्रांसफर ऑफ डिग्री कहते हैं। इससे आज कुछ ठीक नहीं, ये 2-4 काम खत्म करेंगे बस, उसको क्लास खत्म। प्रिसेप्ट्स, देखिए जब भी एक कोर्ट ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ना, ट्रांसफर ऑफ डिग्री वैसे ही है, जब एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को एक ऑर्डर जो है भेजती है, कैसे, मान लीजिए यहाँ केस चल रहा है लेकिन इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वो जो है वो सिर्फ जम्मू तक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ये है कश्मीर के अंदर, ठीक है जी। तो ये कोर्ट जो है, मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ केस किया हुआ है, दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। बी की प्रॉपर्टी जम्मू में है, लेकिन बी ने जिसके खिलाफ क्राइम किया है वो कहाँ पे है, वो कश्मीर का बंदा है, उसने कश्मीर में केस किया, ठीक है। अभी कोर्ट मतलब केस जो कश्मीर की कोर्ट में चल रहा है। अब कश्मीर की कोर्ट जो है, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई मसला हो गया है कि बी के खिलाफ जजमेंट आ गई है, बी के खिलाफ डिग्री आ गई है, ठीक है, और बी के पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो कोर्ट कहती है कि बी की प्रॉपर्टी जो अटैच कर दो। प्रॉपर्टी अटैच करने का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी अटैच करने का मतलब हो गया कि आप इसकी प्रॉपर्टी गिरवी रख लो या फिर इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दो, ठीक है, जो इसने नुकसान किया उसके लिए, बी ने जो नुकसान किया है उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी ए को दे दो। अब ये प्रॉपर्टी जम्मू में है, इसकी जुरिस्डिक्शन है सिर्फ कश्मीर के अंदर तक इस कोर्ट की, तो कोर्ट क्या करेगा, दूसरे कोर्ट को प्रिसेप्ट भेजेगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट भेजेगा, मतलब काइंड ऑफ हाँ स्टेटमेंट टाइप, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजेगा या फिर एक ऑर्डर भेजेगा लिखकर दूसरी जम्मू की कोर्ट को कि आप जो है ना बी की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लीजिए, या उसको अटैच ये भी हो सकता है कि ए को दे दें, या अटैच का ये हो सकता है कि आप उसको गिरवी रख लें जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता। अगर केस बी के खिलाफ आया तो फिर इसको ए को हवाले कर देंगे, ठीक है। तो बी की प्रॉपर्टी अटैच कर दीजिए, ठीक है, जब तक इस केस का हल निकलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रिसेप्ट कहते हैं। वो जो ऑर्डर कोर्ट भेजता है, वो जो मैसेज कोर्ट देता है दूसरी कोर्ट को, उसको हम प्रिसेप्ट कहते हैं, ठीक है जी। पार्टीशन, जो हम बंटवारा करते हैं, जमीनों का बंटवारा, मकानों का बंटवारा, फलां कमरा इस भाई का, फलां इसका, एक वालिद का, एक बाबा, एक मम्मी का, उसको हम पार्टीशन कहते हैं, ठीक है। बंटवारा जो होता है घरों में, इजी है, पढ़ लीजिएगा। सबसिस्टेंस अलाउंस टू जजमेंट डेप्टर, मान लीजिए जजमेंट डेप्टर कौन हो गया, जिसके खिलाफ डिग्री आई, ए ने बी के खिलाफ केस किया, बी केस हार गया, ठीक है, बी को मान लीजिए जेल में डाल दिया गया, ठीक है, बी को जेल में डाल दिया। अब बी घर में बी के बच्चे हैं, वो क्या खाएंगे, पता नहीं समझ, बी के बच्चे घर में वो क्या खाएंगे, वो भूखे थोड़ी मरेंगे, वो तो सारे इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इसको एक अलाउंस दिया जाता है, क्या दिया जाता है, अलाउंस दिया जाता है, मतलब इसको खर्चा पानी दिया जाता है इसके बच्चों के लिए, इसके घर के लिए, ठीक है। एग्जांपल दे, इसके घर बाहर के लिए इसको खर्चा दिया जाता है खाने पीने के लिए, उसको हम उस अलाउंस को, उस पैसे को क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस अलाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस
अलाउंस कहते हैं। जजमेंट डेप्टर को सबसिस्टेंस अलाउंस कहते हैं। मान लीजिए जब कोई मुलाजिम मान लीजिए सस्पेंड होता है, तो जब वो सस्पेंड होता है तो उसकी आधी तनख्वाह उसको मिलती है। क्यों मिलती है? वो इसलिए मिलती है ताकि वो घर के खर्चे वगैरह चला पाए, अपने घर वालों को देख पाए, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बच्चे, बच्चों ने कोई गुनाह नहीं ना किया, बच्चे कहाँ खाएंगे, भूखे मरेंगे। तो उसके लिए सस्पेंड जो होता है बंदा, उसको सबसिस्टेंस अलाउंस देती है गवर्नमेंट, मतलब आधी तनख्वाह देती है कि भाई आपके घर के खर्चे की, लेकिन आधी कटेगी, आपकी सजा है। वो जो आधी कटेगी वो आपको सजा मिली है, सस्पेंड जो आपको किया गया उसके मतलब उसके फॉलोइंग उसको फॉलो करते हुए। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? निकाल देना। मान लीजिए एक केस में 10 बंदे हैं, ठीक है, उनमें से कोर्ट में एक को लगता है, कोर्ट को लगता है कि इनमें से 10 में से 2 बंदे जो है फ्री फंड में उनको फंसाया गया है, उनको कोई मसला नहीं, तो कोर्ट उनको क्या करेगी? निकाल देगी, एग्जेम्पशन करेगी। उसको क्या कहते हैं? एग्जेम्प्ट करना, निकाल देना, ठीक है। इट इज ए फ्रीडम, इम्यूनिटी और एक्सेप्शन फ्रॉम ए ड्यूटी। अच्छा, मान लीजिए एक बंदा है, उसको सस्पेंड किया गया है, ठीक है, और इस बेसिस पे सस्पेंड किया गया कि वो ड्यूटी जो है बैठ के करता है, खड़े खड़े नहीं करता है। और वो कोर्ट में आता है, कोर्ट को कहता है कि सर इन्होंने मुझे सस्पेंड किया है इसलिए क्योंकि मैं ड्यूटी बैठ के करता हूँ, उसका रीजन ये है कि मेरी टांग टूटी, मैं खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैं ड्यूटी बैठ के करता हूँ। तो मैं खड़ा नहीं हो सकता तो ड्यूटी बैठ के करता हूँ। तो कोर्ट उसको देखती है, हाँ इसकी टांग तो टूटी है, तो कोर्ट क्या करती है? उसको एग्जेम्पशन देती है कि भाई आप बैठ की ड्यूटी करो, आप खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने क्या किया? एग्जेम्पशन दी उसको, एग्जेम्पशन। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग हाउस क्या होता है? ड्वेलिंग हाउस वो होता है जिसके अंदर कोई रहता है, जिस घर के अंदर कोई रहता है उसको ड्वेलिंग हाउस कहा जाता है, ठीक है जी। ए ड्वेलिंग हाउस इज ए सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ अकोमोडेशन वेयर ए पर्सन और हाउसहोल्ड लिव्स। सच ए हाउस, अपार्टमेंट, मोबाइल होम, हाउस बोट, कुछ भी हो सकता है। इट कैन आल्सो इंक्लूड एनी अदर बिल्डिंग वेयर someone resides as well as any public attached to or connected with the house। जिसके अंदर कोई इंसान रहता है उसको ड्वेलिंग कहते हैं, ड्वेलिंग बिल्डिंग, ड्वेलिंग हाउस कहते हैं। हाउस बोट है कश्मीर में, डल लेक आपने देखे होंगे, वो जो कश्तियों के अंदर घर बनाए हुए, उसको हाउस बोट कहते हैं, ठीक है जी। उस हाउस बोट के अंदर लोग रहते हैं, तो वो क्या है? वो भी ड्वेलिंग हाउस है, उसको भी हम ड्वेलिंग हाउस कहेंगे, ठीक है जी। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, वही जो मैंने प्रेसेप्ट में बताया। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, एग्जांपल देता हूँ, खत्म करेंगे क्लास को। ए ने सी के खिलाफ केस किया और कहा कि सी के पास जो 2 घर हैं वो मेरे हैं, इनमें जो बिजनेस चल रहा है वो मेरे हैं। तो कोर्ट को रीजन भी देता है और कोर्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ भाई इसमें लगता है कि बी सी के ये घर किसके हो सकते हैं, ये घर ए के, ये घर ए के हो सकते हैं। तो कोर्ट क्या करता है? इसको अटैच कर देता है। कहाँ कर देता है? अटैच, इसको ताला वगैरह लगा देता है, ठीक है। इससे भी अच्छे एग्जांपल देता हूँ, छोड़िए। क्रिमिनल केस है, क्या है? एक क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में एक घर है जो उस क्रिमिनल ने बनाया है। मान लीजिए उस घर में असला बारूद वगैरह मिला, ठीक है। तो जब उस घर में असला बारूद वगैरह मिला तो उस घर में कोई रह नहीं सकता, तो उस घर को सील कर देती है गवर्नमेंट, उस घर को सील कर देती है, और सील करने के बाद उसको अटैच कर देती है। अटैच इन द सेंस गवर्नमेंट के वो अपने कंट्रोल में रहता है वो घर। मतलब मान लीजिए उसको अटैच कर देगी कोर्ट और बोलेगी कि भाई इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, जब मैं ऑर्डर दूंगा तभी कोई जा सकता है, ठीक है। तो इसको पुलिस के हवाले कर देती है इस घर को, उसको बोलती है वहां ताला लगाओ, उसको सील और स्टेप लगा दो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा ये घर नहीं खुलेगा। तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, वो घर अटैच हो गया। अटैच का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज को कोर्ट जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ले लेता है, अपने कब्जे के अंदर ले लेता है, या फिर हाँ, अदालत जब किसी भी चीज को अपने कब्जे के अंदर ले लेती है, किसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे के अंदर ले लेती है, उसको हम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। अटैचमेंट ऑफ उसको हम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है जी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज ए लीगल प्रोसेस वेयर ए कोर्ट सीजेस प्रॉपर्टी owned by a debtor to benefit a creditor। It's an initial step in the process before the final judgment is delivered। जब तक केस का निचोड़ निकलता है, उस निचोड़ निकलने तक जिसने क्लेम किया होता है उस प्रॉपर्टी से कुछ, ठीक है, और जिसके खिलाफ क्लेम किया होता है, ठीक है, तो जिसके खिलाफ क्लेम किया होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जो कोर्ट सीज कर लेती है, अपने पास रख लेती है, ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती है, कोई नहीं इसको ऊपर हाथ लगेगा, बंद, ठीक है। या किसी का फोन है तो उसके ऊपर सील लगा के कोर्ट जमा करा देती है अपने ऑफिस में,
अपने माल खाने में, कहती है कि भाई इसके साथ वो हाथ नहीं लगाएगा, ये फोन इधर ही रहेगा जब तक केस सॉल्व नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी क्या हुई, वो अटैच कर ली, फोन अटैच कर लिया कोर्ट ने, अपने पास रख लिया। ठीक है, तो ये होता है सारा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है जी, होप आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा स्पीड बनानी पड़ेगी, 2-3 लेक्चर में ये खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा सिलेबस कवर करना। सो मुझे दीजिए इजाजत आज के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।